में दिखाई गई धार्मिक और सामाजिक संबद्धता का अध्ययन करता है। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं चारुल सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पोएट्री फायर स्टडी विद चारुल के साथ, जिसमें हम टेट सीटेट होम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं। अभी जिसमें हमने शुरू किया हुआ है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न प्रतिदिन, एक फास्ट वे में प्रश्नों की एक रिवीजन क्लास के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी सभी क्लास का नोटिफिकेशन, सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये क्लास आपको मॉर्निंग में 10 बजे डेली चैनल पर मिल जाया करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। बाल मनोविज्ञान से हमारे क्वेश्चन की जो 30 प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें पहला प्रश्न हम लेते हैं आज का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारी क्लास का आज का है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या है पहला क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपको जो भी आंसर 2 सेकंड का टाइम आपको देती हूँ, इसमें आंसर आप लोग अपना सेलेक्ट करिए कौन सा आंसर होगा, फिर मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चलिए आंसर इसका बता देती हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी सही, कोहलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए इसमें जल्दी से अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। तो किसी भी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? इसमें हमारा आंसर सही होगा प्रेरणा। इसका आंसर हमारा होगा प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय क्या पूछा है? विस्मृति कम करने का उपाय पूछा है, यानी जो हमारी भूलने की प्रवृत्ति होती है उसे कम करने का उपाय। भूलने की प्रवृत्ति को कम करने का इनमें से क्या उपाय हो सकता है? जल्दी से ऑप्शन देखने के बाद अपना आंसर इसमें सेलेक्ट करिए। चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा, हमारी जो विस्मृति कम करने का उपाय होगा वो हमारा होगा पाठ की पुनरावृत्ति, यानी किसी पाठ को दोहराना, पाठ को बार बार दोहराना, पाठ को दोहराना, बार बार रिवीजन करना किसी पाठ का, वो हमारी विस्मृति को कम कर सकता है, यानी हमारे भूलने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कम कर सकता है। तो किसी पाठ की पुनरावृत्ति करना, किसी पाठ को बार बार दोहराना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध और भय किसके प्रकार है इसमें से? और जल्दी से सेलेक्ट करिए अपना आंसर। क्रोध व भय किसके प्रकार है? इनमें से किसके प्रकार होंगे क्रोध और भय? वो हमारे होंगे, आंसर हमारा इसमें सही होगा संवेगों के। क्रोध और भय हमारे मूल संवेगों में आते हैं, यानी क्रोध और भय हमारा किसका प्रकार होगा? संवेगों का प्रकार होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? किसी दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की अगर कोई नकल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति के जो बाह्य व्यवहार होता है उसे देखकर अगर कोई व्यक्ति उसकी नकल करता है तो वो क्या कहलाता है? जल्दी से इसका आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर बता देती हूँ। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अनुकरण, यानी किसी का अनुकरण करके उसके जैसा व्यवहार करना। क्या कहलाता है? हमारे बाह्य व्यवहार की नकल किसी व्यक्ति की होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति वो कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या होगा? यदि पूर्व ज्ञान
और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है ये। चलिए जल्दी से इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख के इसका आंसर सेलेक्ट करिए आप, क्या आंसर सही होगा। फिर मैं बता देती हूँ क्या होगा इसका हमारा आंसर होगा। चलिए बता देती हूँ, यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्या कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण हमारा कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सीखी हुई बात की स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। क्या है, किसी भी सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाएगी हमारी। जल्दी से इसका ऑप्शन देख लीजिए और आंसर सेलेक्ट करिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए इसमें बता देती हूँ, इसका आंसर होगा विस्मृति। क्या होगा, किसी सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता पूछी है, यानी असफल हो रहे हैं हम किसी बात को याद रखने में या उसे पुनः दोबारा से याद करने में, हम उसमें असफल हो रहे हैं, तो क्या होगा हमारा विस्मृति होगा, यानी भूलने की प्रवृत्ति होगी हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। क्या कितना माना जाता है, जो टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि को जो डिवाइड किया है उसमें 90 से 100 जो बुद्धि लब्धि बालक की होती है वो किस में आएगी। 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस में आएगा, वो आएगा हमारा सामान्य बुद्धि में। आंसर हमारा सही होगा इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सामान्य बुद्धि कहलाएगा, 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, जो सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है उसको दिया था। प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। पावलोव ने किस पे प्रयोग अपना किया था, तो पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पे किया था, कुत्ते पर। कुत्ते पर कैसे किया था, कुत्ते को उन्होंने एक पिंजरे में बंद किया, उस पे उन्होंने उसकी जो लार ग्रंथियां होती हैं उसमें एक पाइप को जोड़ दिया जिससे उसे एक बर्तन से कनेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने एक घंटी उससे वहां पे उसके पिंजरे में के बाहर कनेक्ट की, जिसके बाद उन्होंने घंटी बजाने के बाद कुत्ते को भोजन दिया, यानी खाने के लिए कुछ दिया। जब कुत्ते को खाने के लिए दिया, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने यही प्रोसेस की। फर्स्ट डे जब बेल प्रेस की तब घंटी बजने पर कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद फिर उन्होंने अगले दिन घंटी बजाने के बाद कुत्ते को खाना दिया, तो कुत्ते के मुंह से खाने को देख के लार कुछ मात्रा में आया, सलाइवा उसके कुछ मात्रा में कुत्ते को खाना देख के आया। अगले दिन उन्होंने फिर घंटी दी, फिर उन्होंने इसी क्रिया को बार बार रिपीट किया। तब कुत्ते को एक मतलब ऐसी उसकी घंटी की आदत हो गई कि बाद में खाना ना भी दिया जाए और अगर बेल भी प्रेस की जाए तो कुत्ते के मुंह से खुद मतलब कुत्ते का जो बॉडी थी वो खुद प्रतिक्रिया करने लगी और उसके बिना खाना दिए भी उसके मुंह से लार उसी मात्रा में आने लगी जो मात्रा में खाना देने पर आ रही थी। तो किसने किया था, सीखने से संबंध जो प्रतिक्रिया सिद्धांत था वो किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। और पावलोव ने ये प्रयोग किस पे किया था, एक कुत्ते पर किया था। प्रतिक्रिया सिद्धांत हमारा, तो प्रतिक्रिया उस पे की थी, किस पे हुई थी, घंटी बजने पर कुत्ते के बॉडी ने क्या प्रतिक्रिया की वो उसमें सिद्धांत में हमारा दिखाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया है। क्या पूछा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है, यानी व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास की बात यहाँ पे पूछी है। तो चलिए इसमें आंसर अपना देख लीजिए, क्या आंसर सही होगा मैं बता देती हूँ। फिर मनोलैंगिक विकास की अवधारणा किसने दी थी, व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास की अवधारणा किसने दी थी, वो हमारी दी है सिगमंड फ्रायड ने। किसने दी है, फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड, जिनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। किसने दी है ये हमारी डेफिनेशन,
व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास की अवधारणा किसने दी है? वो दी है हमारे सिगमंड फ्रायड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? ये हमारी की थी डब्ल्यू बुंट ने। किसने की थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। अगर पूछता है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, तो वो की थी डब्ल्यू बुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? यानी क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? इसका आंसर हमारा सही होगा मैक्स बर्थिमर ने। जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी है वो रखी है मैक्स बर्थिमर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है सघन सिद्धांत। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है? सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? सघन सिद्धांत क्या पूछा है? सघनन सिद्धांत। सघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा इसका आंसर होगा स्मृति से संबंधित है। जो सघनन सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? हमारा स्मृति से संबंधित है। वही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? जो हमारा क्षेत्र सिद्धांत है निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो क्या होगा इसमें आंसर हमारा? इसका होगा गेस्टाल्ट वादियों का। जो हमारा क्षेत्र सिद्धांत है वो किस वर्ग का योगदान है? गेस्टाल्ट वादियों का योगदान है। क्षेत्र सिद्धांत में किस वर्ग का योगदान दिया गया था? गेस्टाल्ट वादियों में क्षेत्र सिद्धांत में योगदान दिया था वर्ग को विकसित करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भाटिया स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? क्या पूछा है? भाटिया स्केल का प्रयोग पूछा है। यानी भाटिया स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या सही होगा? इसका आंसर हमारा सही होगा बुद्धि के मापन के लिए भाटिया स्केल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हॉल का सिद्धांत किसका पूछा है? हॉल का सिद्धांत में किसकी व्याख्या करता है? हॉल के सिद्धांत में किसकी व्याख्या की गई है? तो इसका हमारा आंसर होगा किशोरों के मनोविज्ञान की। किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या किसमें की गई है? हॉल ने जो सिद्धांत दिया है उसमें किशोर मनोविज्ञान की व्याख्या की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो हमारी व्यावहारिक क्षमताओं में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो होते हैं जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसे? क्वेश्चन नंबर 17 का उसे कहेंगे हमारा अधिगम। यानी व्यावहारिक जो हमारी क्षमताएं हैं उसमें सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है। यानी किसी अभ्यास के द्वारा जो हमारे व्यावहारिक क्षमताएं हैं उनमें सापेक्ष स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो वो हमारा क्या है? वो हमारा अधिगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? यानी संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? क्या पूछा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा पूछा है। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा होगा? वो है गिलफोर्ड के सिद्धांत। गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का मॉडल दिया है, गिलफोर्ड का जो मॉडल है उसमें संज्ञान को बुद्धि के सिद्धांत का एक हिस्सा बताया गया है। संज्ञान इसमें बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। किसके मॉडल के अनुसार है? ये है गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 वर्ष के सुधीर का मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यानी 8 वर्ष का जो सुधीर है उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? इसमें आंसर हमारा होगा कितनी होगी? 100%। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी 100%। सुधीर के
8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि पूछा है। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला हमने आपके बताया था, IQ इक्वल MA अपॉन CA मल्टीप्लाई कितने से होगा, मल्टीप्लाई होगा 100। बुद्धि लब्धि का हमारा फॉर्मूला है IQ इक्वल MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, यानी जो हमारा IQ है वो हमारी मेंटल एज बटे हमारी क्रोनिकल एज एंड उसे डिवाइड करेंगे हम 100 से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं। यानी संवेग का कौन सा वह सिद्धांत है जो इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। क्या होगा, ये कौन सा है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा होगा इसमें सही ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत जो है वो क्या किस चीज को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। यानी हमारी जो किसी इच्छा या आवश्यकता में अगर रुकावट पड़ जाती है तो उससे उत्पन्न जो होता है सांवेगिक तनाव जो उत्पन्न होता है वो हमारा क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा कुंठा। क्या होगा इसका आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी कुंठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। क्या पूछा है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये क्या होगा, नैतिक विकास से संबंधित। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया। क्या पूछा है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय इसमें पूछा है, किसने दिया है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं 24 क्वेश्चन। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी क्या है क्वेश्चन, एक बार और सुन लीजिए। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। जल्दी से इसके ऑप्शन देख के देखिए क्या कहेंगे इसे। जब मानव शरीर के एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। क्या कहेंगे, द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्या है, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। यानी जो हमारे प्राप्तांकों का समूह दिया जाता है उसमें जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार रिपीट होता है, सबसे अधिक बार आता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो इसमें हमारा क्या आंसर सही होगा, इसका आंसर हमारा होगा बहुलांक। यानी बहुलांक क्या होता है हमारा, बहुलांक हमारा होता है जो हमारा प्राप्तांकों का समूह दिया गया है उसमें जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार उसमें रिपीट हुआ है, सबसे अधिक बार आया है, वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुलांक कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यानी क्या है क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन
किसने किया, तो किसने किया है, ये सिद्धांत किसने दिया है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसका है, वो हमारा है स्किनर द्वारा दिया गया। किसने दिया है, स्किनर ने। हमारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन नंबर 27 हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 27, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। किससे संबंधित है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं, वो हमारे हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 28, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है, तो इसमें आंसर हमारा किसने क्या होगा, विनय साइमन ने। विनय साइमन ने हमारा मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। क्या पूछा है, इनमें से सीखने का नियम कौन सा नहीं है। सीखने के नियम कौन कौन से बताए गए हैं, वो बताए गए तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। क्या है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम हमारा क्या होता है, वो होता है हमारे सीखने के नियम में, सीखने के मुख्य नियम में शामिल है। तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी, इसमें हमारा सीखने का नियम नहीं है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जीन प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं जीन प्याजे, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए। जीन प्याजे किसके लिए अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो हमने क्या देखा आज की क्लास में, हमने हमारे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो हमारा 30 प्रश्नों की जो क्लास हमने डेली की चलाई हुई है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से, उसमें आज की क्लास में हमने हमारे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। चलिए मिलते हैं हमारी नई क्लास के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ 30 क्वेश्चन लेकर 10 बजे आपको वो क्लास डेली मिलती रहेगी। 30 क्वेश्चनों की जो हमारी सीरीज टेट, सीटेट और होम साइंस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारे द्वारा शुरू की गई है, तो वो आपको डेली 10 बजे मिलती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।